हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़ा नाइस के करंट अफेयर्स जो कि हमारे अक्टूबर मंथ की चल रही है। तो इकॉनमी के लेसन आपकी स्टार्ट हो चुकी है। 2 लेसन हम लोग ऑलरेडी कल देखे थे, 2 आर्टिकल देखे थे। आज ये सेकंड लेसन है आपकी। तो फर्स्ट हम लोग देखे थे कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट लाया गया जिसमें कि पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोविड-19 के बाद के सिनेरियो के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे कंट्री में गरीबी की क्या दुर्दशा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए और बहुत अच्छे फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए जो कि आप डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। सेकंड है कि इकोनॉमिक में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया उसके बारे में जाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन बनते ही है। आज हम लोग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो कि यहाँ पे एनपीए इशू के बारे में। इकॉनमी स्टडी करें और हम लोग और बैंकों के बारे में ये जो एनपीए वाली प्रॉब्लम है उसको हम लोग ना पढ़े तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। साथ ही एक नया स्कीम लाया गया है, स्वामित्व लाया गया है। क्यों लाया गया है और किन के द्वारा लाया गया है ये अपने आप में ही एक यूनिक है और एक काइंड ऑफ आप रिवोल्यूशन भी कह सकते हो। काफ़ी अच्छी ये एक स्टेप है, तो इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। टाइम लगा यहाँ पे तो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। फिर और भी जो आर्टिकल्स है देखती हूँ कितना टाइम लगता है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए आपका मेंस का क्वेश्चन है 26 नवंबर के लिए। गिव एन अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। ये जोग्राफी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक है। पूरे इंडिया में कितने टाइप के सॉइल होते हैं, कितने टाइप्स के, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे सॉइल्स पाए जाते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारी चीज़ों को आपको अपने आंसर में दर्शाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक है, कम्प्लीटली स्टैटिक है, तो इसको भी आप लोग लिखने का कोशिश कीजिए। मैं पूरी मिक्सअप टाइप की क्वेश्चन आप लोग को देने का कोशिश कर रही हूँ। कुछ स्टैटिक भी, कुछ करंट अफेयर्स भी, जीएस 1 2 3 4 सारे कवर होंगे, साथ में आपका एथिक्स का भी होगा। एथिक्स के लिए कोई मेरी अलग से चैनल नहीं है, आप लोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर कर दूँ कि एथिक्स के लिए कोई अलग चैनल नहीं है, मेरा बस एक ही चैनल है। मैं यहाँ पे कम्युनिटी टैब में जो है एथिक्स के लिए जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो मैं पोस्ट करती हूँ जिसका आप लोग को आंसर देना है। आइए देख लेते हैं कि कहाँ पे आप लोग उसको कैसे रीच कर सकते हो। देखिए, जब आप रिसोर्स पॉइंट यूपीएससी चैनल को ओपन करते हो यूट्यूब में तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये होम है, ये वीडियो है, प्लेलिस्ट है, कम्युनिटी है और मेंबरशिप, ये सारा काम करिए। कम्युनिटी टैब मैं इसे कहती हूँ। जब आप कम्युनिटी टैब में आओगे, देखो ऐसे स्लाइड कीजिएगा, आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो सारे वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्लेलिस्ट में आप लोग आइए, प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद कम्युनिटी टैब में आइए। यहाँ पे क्या होता है ना कि देखिए, मैं जितनी भी वीडियोस को जो रीपोस्ट करती हूँ, आज मैं ये फिर से रीपोस्ट की हूँ तो इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एथिक्स के क्वेश्चन आपको यहीं पे मिलेंगे और ये आप लोग देख सकते हो कि एक मैं 3 दिन पहले यहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट की हूँ। फिर उसके बाद जो है ऑल्टरनेटिव डेज़ में मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन दूँ। और फिर आप लोग देखिए कि ये आपका 5 दिन पहले जो है ये एथिक्स का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको आप लोग को पढ़ना है, यहीं पे कमेंट करना है, अपने आंसर को ज़रूर बताइए। मेरे भी आंसर आप लोग बोल रहे थे कि मैं भी अपना शेयर करूं तो ज़रूर शेयर करूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे पहुँचोगे, इसको ज़रूर आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ना आप लोग की पूरी हॉलिस्टिक तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन कराने की मैं सोच रही हूँ, क्योंकि एथिक्स की जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रखोगे तो आप लोग एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा एक होते हैं ना, रश हो जाएगा, प्रॉब्लम में फंस सकते हो कि कैसे आंसर देना है, नहीं देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की आर्टिकल जो कि है एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज़। तो इसको एआरसी कहते हैं। रिसेंटली यहाँ पे जो फॉर्मल सेंट्रल बैंक है उनके द्वारा यहाँ पे जो है एक रोल ऑफ एसेट जो रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज़ है उनका रोल यहाँ पे फेवर्ड किया गया है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन में। तो सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। एआरसी के बारे में पहले बेसिक फैक्ट्स देखिए। एआरसी एक स्पेशल टाइप का फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या करते हैं ना कि बैंकों में जो कर्ज हो जाता है, बैंकों में अब कर्ज कहाँ से आता है, बैंक जो यहाँ पे लोन देते हैं, हम लोग जाते हैं लोन लेने के लिए और बैंक हमें लोन दे देती है ट्रस्ट के ऊपर। और उसके बाद जब हमारा टाइम आता है कि हम लोग अपने लोन को रीपेमेंट करें तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, वो लोग लोन को रीपेमेंट नहीं करते। तो इससे किसका घाटा होता है, डायरेक्ट यहाँ पे जो है बैंकों को घाटा होता है। आपको तो कोई घाटा नहीं होता, मुझे कोई घाटा नहीं होगा, किसी को भी कोई घाटा नहीं होगा, लेकिन बैंक को यहाँ पे बहुत बुरा घाटा होता है और बैंक जो है ना कर्ज में चले जाते हैं। और म्यूचुअली एक एग्रीड वैल्यू होता है और यहाँ पे अटेम्प्ट किया जाता है एआरसी के द्वारा कि ये जो डेट है और ये जो आपका एसोसिएटेड सिक्योरिटीज़ है इसको यहाँ पे रिकवर किया जाए। यानी कि जो मैं यहाँ पे लोन लेकर यहाँ पे बैंकों से आई हूँ तो मेरे द्वारा यहाँ पे जो लोन लिया गया है एटलीस्ट यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो है 10 लाख का लोन ली हूँ, ठीक है। ऐसे समझिए कि मैं यहाँ पे बैंकों से जो लोन ली हूँ वो 10 लाख का है, ठीक है।
और 10 लाख का यहाँ पे जो लोन ली हूँ मैं, तो इस पे मुझे कुछ इंटरेस्ट के साथ इसको जब मैं रीपेमेंट करूँगी तो 10 लाख की नहीं रीपेमेंट करूँगी ना, मैं इसके साथ जो यहाँ पे मेरे मान लीजिए 6% यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज लग रहे हैं, 8% यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज लग रहे हैं, तो उसके साथ मुझे यहाँ पे वापस करना है। लेकिन एआरसी कंपनी का क्या यहाँ पे मोटिव होता है, एआरसी कंपनी चाहते हैं कि जो मैं यहाँ पे लोन यहाँ पे बेसिक अमाउंट लेकर गई हूँ 10 लाख, कम से कम ये 10 लाख को वो रिकवर करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली बैंकों का पैसा है, ये एक्चुअली बैंकों का एसेट है। तो इसको 10 लाख तो ये रिकवर करने का कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट तो बात की बात है, इंटरेस्ट जब मैं लॉयल तरीके से नहीं दी हूँ तो कोई मुझसे जो है ज़बरदस्ती पैसे लेने चाहेंगे तो मैं उनको इंटरेस्ट क्यों दूंगी, मैं तो यही दिखाऊंगी ना कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे माफ़ करो। तो भी वो एआरसी वाली कंपनी क्या करेंगे, पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं आप मेरा बेसिक अमाउंट दो, कुछ भी तो दो, 10 लाख लिए हो तो उसका तो कुछ तो देना होगा। तो मैं यहाँ पे जो है ना कटौती कर करके 8 लाख या 9 लाख या फिर जितना भी है 10 लाख चलो मैं दे देती हूँ। तो ये बैंकों का क्या होता है ना कि बैंक को यहाँ पे ना फ़ायदा हुआ ना लॉस हुआ, क्योंकि बैंकों का जो यहाँ पे बेसिक अमाउंट था वो बैंक को वापस मिल गया, ठीक है। लेकिन यही 10 लाख आप सोच सकते हो कि एक इंसान, मैं एक इंसान की बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं 10 लाख को जो है डिफ़ॉल्ट कर जाऊँ, बिल्कुल भी पैसे ना दूँ यहाँ पे और एकदम से रफू चक्कर हो जाऊँ। तो मेरे जैसे कई लोग होते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि माल्या जैसे इंसान भी जब बैंकों से डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं तो फिर आम जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो लोग भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करते हैं बैंकों का, जो एक्चुअली वो रिपेमेंट कर सकते थे, उनकी औकात है। लेकिन आम लोग जो है ना कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं। मेनली यहाँ पे मुसीबत में कौन फंसते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाते हैं। तो ये सारे लोग जो है ना कहीं उनको मुनाफा नहीं होता है, कहीं प्रॉफिट नहीं होता है, तो वो वापस से जो है लोन रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम उन लोगों को होता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा बैंकों को घाटा हो जाता है, ठीक है। तो यही घाटा को यहाँ पे रिकवर करने के लिए कौन है, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई गई थी। अब यहाँ पे एक नरसिम्हा कमेटी है 1991 की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनके द्वारा ये सेटअप किया गया है एआरसी कंपनी। तो कई बार ये पूछा जाता है, या फिर जब आप भी आंसर लिखो तो नरसिम्हा कमेटी के बारे में ज़रूर यहाँ पे आप लोग इंक्लूड करो, जिसमें क्या है ना कि यहाँ पे उनके बैलेंस शीट को इम्प्रूव करने के लिए, बैलेंस शीट मतलब क्या होता है कि बैंकों के पास जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं और बैंक कितना लोन के फॉर्म में जो है दे देती है लोगों को। तो ये क्या होता है कि एक डिपॉजिट आता है बैंकों के पास और बैंक जो है कितना लोन के फॉर्म में दे देती है। तो इन दोनों को भी एक बैलेंस करके जो है ना यहाँ पे बैलेंस शीट होता है हर एक बैंक का, जो कि एकदम सही तरीके से होना चाहिए, यानी कि जितना उनको डिपॉजिट हो रहा है उनके बैंक पे उस हिसाब से वो लोन दे रही है, और फिर लोन से वापस जो यहाँ पे परसेंटेज यानी कि जितना भी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लोन में पैसा दिया जाता है रिपेमेंट के टाइम में, तो वो यहाँ पे बैंकों का एक्स्ट्रा एसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंकों के जो बैलेंस शीट है उसको रिकवर, इसको इम्प्रूव करने के लिए नरसिम्हा कमेटी जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड को यहाँ पे सेटअप किए थे। एआरसी कंपनी जो है वो यहाँ पे कंपनीज एक्ट के अंदर आता है, क्योंकि ये एक तरीके का कंपनी है, तो हमारे यहाँ ऑलरेडी एक कानून है कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, तो उसी के अंदर इसको रजिस्टर किया जाता है। और जो रजिस्टर किया जाता है वो हमारे यहाँ के जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके तहत किया गया है। और कौन से कानून है, तो कंपनीज एक्ट के अंदर भी आप देखोगे यहाँ पे कंपनीज एक्ट के अंदर तो आता ही है ये कंपनी, लेकिन आरबीआई के साथ जो रजिस्टर किया गया है ना, आरबीआई का खुद का एक सरफेसी एक्ट है 2002। तो आरबीआई के अंदर जो यहाँ पे सरफेसी एक्ट है, इट मीन्स की सेक्रेटराइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, तो इसके तहत जो है यहाँ पे एआरसी को रजिस्टर किया गया है। आरबीआई जो है ना एआरसी को जो रेगुलेट करती है, तो वो किस तरीके से करती है, क्या बैंकिंग के हिसाब से करती है या नॉन स्केड्यूल के हिसाब से करती है, तो ये एनबीएफसी के हिसाब से करती है, ठीक है। ओके, देखिए बैंकों में आप देखोगे कि दो तरीके का बैंक होता है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे बेसिक चीज़ें ज़रूर पढ़ते हो, नहीं तो फिर आप लोग को समझने में प्रॉब्लम होगा। एक होता है स्केड्यूल बैंक, एक होता है नॉन स्केड्यूल बैंक, ठीक है। तो स्केड्यूल बैंक वो सारे बैंक होते हैं ना जो आरबीआई एक्ट के तहत आते हैं, जो आरबीआई एक्ट के तहत कानून के तहत जो भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, वो सारे बैंक आते हैं स्केड्यूल बैंक में। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे जितना भी आप लोग पब्लिक सेक्टर बैंक देखते हो, जितनी भी एसबीआई है, बीओबी है, बीओआई है, सेंट्रल बैंक है, सारे बैंक कहाँ आते हैं, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक में आते हैं। लेकिन जो नॉन स्केड्यूल कमर्शियल बैंक में वो सारे बैंक आते हैं जो कि आरबीआई कानून के तहत रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, वो कंपनीज एक्ट के तहत भी आते हैं और उनका एक अलग से भी रूल होता है और उनको पर्टिकुलरली आरबीआई रेगुलेट भी नहीं करती है। लेकिन बहुत सारे जो एनबीएफसी है ना, उसको बहुत सारे एनबीएफसी ऐसे भी है जो कि आरबीआई भी उसको रेगुलेट करती है, कुछ एनबीएफसी को सेबी भी रेगुलेट करती है, कुछ एनबीएफसी को आप देखोगे कि इडाई भी यहाँ पे रेगुलेट करती है। तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और एनबीएफसी इसी के कारण आज की डेट में जो है बहुत ज़्यादा डूबते जा रहा है। तो ये एनबीएफसी जैसा जो है इसको रेगुलेट करती है।
ARCIL जो है ये फर्स्ट ARC था जो कि ICICI बैंक के द्वारा यहाँ पे सेटअप किया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IDBI बैंक के द्वारा सेटअप किया गया था। यहाँ पे आप देखोगे कि 24 ARC है आज के डेट में, यानी कि इस तरीके का एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हमारे कंट्री में टोटल 24 है। अब रोल क्या है ARC का, जो कि सरफेसी एक्ट के तहत डिफाइन किया गया था। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ARC जो आता है वो कंपनीज एक्ट के तहत आता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस तरीके का कंपनी अगर बना रहे हैं, बैठा रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, तो वो सीधे कंपनीज एक्ट के अंदर आता है। लेकिन अगर RBI के साथ उसको रजिस्ट्रेशन कराना है तो RBI के तहत भी कुछ कानून है जिसके तहत जो है बैंकों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो RBI के तहत जो रजिस्ट्रेशन कराया गया है वो सरफेसी एक्ट के तहत कराया गया है। फाइन। अब ARC का अगर हम लोग रोल देखें तो ARC का रोल क्या है, सबसे पहला है कि जो फिनेंशियल एसेट है उसको एक्विजिशन करना है, यानी कि मैं जो 10 लाख का लोन ली हूँ, ARC कंपनी मेरे पास आएंगे और इस 10 लाख को वो वापस से मेरे से लेना चाहेंगे। सेकेंड है कि वो यहाँ पे मैनेजमेंट और जो सेल है, जैसे कि आप देखोगे कि बोरोवर जो होते हैं उनकी जो यहाँ पे बिजनेस का उनको जो लीज देना होता है, उनका जो सेल है, मैनेजमेंट है, उनका वो टेक ओवर ले सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर 10 लाख दे रही हूँ तो ठीक है, अगर मैं 10 लाख नहीं दे रही हूँ तो वो जानने का कोशिश करेंगे कि मैं किस पर्पज़ के लिए लोन ली थी, क्योंकि बिना पर्पज़ के आपको लोन नहीं मिलेगा। तो मैं कहूँगी कि मैं किसी बिज़नेस को सेटअप करने के लिए लोन ली थी। अब मेरे बिज़नेस में वो देखेंगे कि कैसा मेरा बिज़नेस का माहौल है, कितना मेरा पे स्लिप वगैरह देखेंगे कि मैं कितना वहाँ से अर्न कर रही हूँ, किस तरीके का प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है, नहीं है, उसको जांच करने का उनका काम है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि वो डेट को रीशेड्यूल करते हैं, यानी कि देख लेते हैं कि अगर मेरी बिज़नेस अगर प्रॉफिट में है तो वो क्या करेंगे, मुझे उसी समय जो है मुझसे पैसे मांगेंगे। लेकिन मैं कहूँगी कि मेरे पास अभी 10 लाख नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, 1 महीने का, 2 महीने का, या 1 साल का, 2 साल का, मैं आपके पैसे को वापस कर दूंगी। या फिर अगर मेरी बिज़नेस घाटे में चल रही है तो फिर तो मैं लंबा समय मांगूंगी कि मैं इतना नहीं दे सकती, या फिर मैं बार्गेनिंग करूंगी कि 10 लाख नहीं, मैं 6 लाख ही दे पाऊंगी, वो भी अभी नहीं, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद। तो उससे क्या होगा ना कि डेट को फिर से रीशेड्यूल किया जाएगा। आए तो थे वो मुझसे आज ही अपना कर्ज वापस लेने के लिए, लेकिन वो आज नहीं, वो 2 महीने के बाद लेंगे। तो अपना डेट तो रीशेड्यूल करेंगे ना कि चलो ठीक है, अभी नवंबर मंथ में नहीं ले पाएंगे, जनवरी 2021 में जो है इस बंदी से इनका लोन वापस लेना है। फिर क्या करते हैं ये लोग, इन्फोर्समेंट करते हैं सिक्योरिटी इंटरेस्ट का, यानी कि मैं अगर उनको बोल देती हूँ कि ठीक है भैया मैं 2 महीने बाद दूंगी, अभी तो नहीं दूंगी, अभी मेरी हालत फटी हालत है, तो क्या वो मेरे बातों पे जो है वो मान लेंगे? क्या वो मेरे चाचा है, मेरे दादा है, क्या है, वो क्यों मेरे बातों पे मानेंगे? एक तो मैं लोन लेकर वापस बैंकों को लोन नहीं दे रही हूँ, डिफ़ॉल्ट कर जा रही हूँ, और ऊपर से अभी मैं बोलूँ कि मैं 2 महीने लोन दे दूंगी, तो मेरे ऊपर क्या गारंटी कि मैं सच में दे ही दूंगी, और वो मुझ पर विश्वास क्यों करेंगे? तो नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए इस तरीके का एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट होता है, यानी कि एक जो है सिक्योरिटी पेपर होता है जिस पे मुझसे साइन कराया जाएगा। अगर मैं अब पैसे नहीं दे पाऊँ तो उसके बदले में वो क्या है ना कि कुछ और मेरी कुछ प्रॉपर्टी को वो अटैच करके ले जाएंगे। तो ये सारे काम भी यहाँ पे किया जाता है। मैं एक एग्जांपल देके चल रही हूँ, ऐसा मत आप लोग सेट कर लीजिएगा कि हाँ इसी कंडीशन में होता है, यानी कि मैं बिज़नेस पर्पज़ से अगर लोन ली हूँ, इतना का लोन ली हूँ तो इसी में होता है, नहीं। बहुत सारा सिचुएशन होता है, बहुत सारा कंडीशन होता है, वो वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, बट आई एम गिविंग यू जस्ट अ फॉर्मल एग्जाम्पल, ओके। उसके बाद क्या किया जाता है कि यहाँ पे सेटलमेंट होता है, जितना भी ड्यूज़ यहाँ पे पेबल होता है बोरोवर के द्वारा, तो उसको सेटलमेंट किया जाता है। यानी कि मैं तो बोरोवर हूँ ना, क्योंकि मैं लोन ले रही हूँ, बैंकों से जो लोन लेते हो उसको बोरोवर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेटलमेंट होगा जितना भी ड्यूज़ है, जैसे मान लो कि मैं 2 महीने के बाद 6 लाख दे दी तो 4 लाख का ड्यूज़ हो गया। अब इसको किसी न किसी तरीके का सेटलमेंट कराने का मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है, मेरी बिज़नेस अच्छे से चल नहीं रही है। तो वो क्या करेंगे, बोलेंगे आपके पास कोई ज़मीन का पेपर है तो वो दे दीजिए, आपके पास घर का पेपर है तो वो दे दीजिए, आपके पास कुछ और ऐसा पेपर है, कुछ और ऐसी जैसे गोल्ड वगैरह, सोने वगैरह कुछ भी है मेरे पास, तो वो आप दे दो। तो कुछ ना कुछ तरीके से सेटलमेंट कराया जाएगा जितने भी ड्यूज़ है, ठीक है। तो ये आप समझने का कोशिश कीजिए। तो ये सारा कुछ काम है, यानी कि काम आप समझ गए कि क्या है। एक बार आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखो। किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को उठा के ही रख दो। मान लो कि आप जो है ARC कंपनी हो और आपको जो है किसी बैंक में जो लोन लेकर भाग जाते हैं, डिफ़ॉल्ट करते हैं, उनसे आपको लोन वापस लेना है। तो आप क्या क्या काम करोगे, कैसे कैसे आप जो है लोन वापस करने का क्या क्या तितम्मा लगाओगे, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या लेकर आओगे। तो बस आपके माइंड में जो है ना वो चीज़ें जनरेट होते रहेगी, ठीक है। किसी भी चीज़ को दूसरा चीज़ समझ के अगर
आप समझोगे, रटोगे, तो वो कभी नहीं होगा, आज समझोगे कल भूल जाओगे। लेकिन अपने आप को उस प्लेस में रखकर अगर आप समझोगे कि ठीक है, मैं एआरसी कंपनी का यहाँ पे मालिक हूँ, मुझे यहाँ पे किसी तरीके से बैंक का जो है लोन को रिकवर करना है, तो कैसे कैसे रिकवर करना है आप खुद समझ जाओगे कि सबसे पहला काम है कि आपको बैंकों का जो पैसा है वो वापस लाना है। अब बैंकों का पैसा वापस लाने के लिए आप किसी भी इंसान के पास जाओगे जो लोन लिया है, तो उसके पहले आप देखोगे कि पर्पस क्या है, क्यों वो लोन लिए है, उसके ऊपर ताक झाँक करोगे, देखोगे उसको प्रॉफिट हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, वो विलफुल डिफ़ॉल्टर है कि नहीं, यानी कि जानबूझ के वो लोन नहीं दे रहा, उसको तो प्रॉफिट बहुत हो रहा है अपनी कंपनी से, लेकिन वो लोन नहीं दे रहा है। ये सारी चीज़ें आप जानने का कोशिश करोगे। उसके बाद जो है कब आपका कर्ज कब देना है, नहीं देना है, कितना रिस्केड्यूलिंग करनी है, वो सारी चीज़ें देखोगे। अगर वो बोलता है कि 1 साल बाद देगा, 6 महीने बाद देगा, तो फिर आप लोग क्या करोगे, सिक्योरिटी इंटरेस्ट लेकर आओगे। फिर उसके बाद जितना भी ड्यूज़ है ना, किसी तरीके से उसको सेटलमेंट कराना है। यानी कि आपका काम यही है कि बैंकों का जो घाटा हो रहा है, बैंकों को घाटा नहीं होने देना है। बैंकों का उनका जो है प्रिंसिपल अमाउंट तो उनको वापस करना है एट एनी कॉस्ट। कहने का मतलब है कि सामने वाले इंसान से जो है ना, आप किसी भी तरीके से अपना पैसा जो है वो निकलवा ही लोगे। तो ये सारा रोल होता है एआरसी का। अब इससे एडवांटेज क्या है, एडवांटेज आप अपने आप में ही समझ सकते हो। जब आप इतना काम कर लिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बैड लोन है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कम हो पाएगा, क्योंकि ऐसे लोन लेकर जो डिफ़ॉल्ट करने वाले लोग हैं ना वो बहुत सारे हैं, और माल्या से इंस्पायर होने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। तो हम आम जनता क्या सोचते हैं कि अरे यार, ये जब ऐसे डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करें, हम क्यों अपना पैसा जो है इंटरेस्ट के साथ जो है जाके बैंकों को दे दे, छोड़ो यार, हटो यार, डिफ़ॉल्ट कर जाते, क्या जाता है। लेकिन क्या जाता है, ये हम लोग सोच के बैठ जाते हैं और हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, वी आर गेटिंग सेल्फिश। बट आप समझो कि जो आपको लोन दे रहा है वो बैंक दे रहा है। आप यहाँ पे एक ट्रस्ट होता है ना, या कुछ भी आप कोई भी रिलेशन लेकर चलते हो कहीं पे भी, चाहे स्ट्रेंजर के साथ या फिर आपके लव वन के साथ, कोई भी रिलेशन लेकर चलते हो, एक ट्रस्ट पे चलता है, बिलीफ पे चलता है, विश्वास पे चलता है। तो बैंक पे जो आपको लोन दे रहे हैं वो विश्वास पे दे रहे हैं। आज आप यहाँ पे जो है बैंकों को चूना लगा रहे हो, तो क्या लगता है कि कल आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो क्या बैंक आप पे भरोसा करके आपको पैसा देगा? नहीं देगा ना। तो यही चीज़ें होती है कि किसी का भरोसा मत तोड़िए। तो और जो बैंकों का यहाँ पे बैड लोन होता है, बैड लोन हो, एनपीए हो, ये सारी एक ही नाम है। एक इंसान के जो 4 नाम होते हैं ना, टिंकू पिंकू सिंकू, और बाहर जाओ तो राकेश मुकेश सुकेश, तो वही यहाँ पे बैंकों का जो यहाँ पे ख़राब जो पैसा हो जाता है, जो लोन बर्बाद हो जाता है, उसी को कभी कभी जो है एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसकी क्राइटेरिया है बहुत सारी, और बैड लोन भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए। बहुत सारे बच्चे मुझे मेल करते हैं कि मैम बैड लोन किसे कहते हैं, आपने तो एनपीए कहा था। तो ये सारे एक ही इंसान के 4 नाम जो होते हैं ना, वही है कि एक ही कांड के यहाँ पे 4 नाम है। ठीक है, तो बैड लोन सेंट्रलाइजेशन है, यानी कि इस तरीके का जो यहाँ पे प्रॉब्लम है बैड लोन का, वो यहाँ पे कम होगा। बैंकिंग का जो रिलेशन है, वो जो रेगुलर बैंकिंग रिलेशन है ना, वो यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बैंकों का काम ही यहाँ पे क्या है ना कि बैलेंस शीट को क्लियर करना, और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्लाइंट का जो भी प्रॉब्लम मतलब कि जो भी यहाँ पे क्लाइंट की प्रॉब्लम के साथ वो डील करते हैं, तो वो हमेशा करना है। बैंकों का तो काम ही यही है ना कि उनका लोन देने का काम है, और आपका काम क्या है कि अगर बैंक है तो आप जाकर अपनी मनी को डिपॉजिट करो। जैसे आप घर पे पैसे सेव करके रख रहे हो, उससे अच्छा बैंकों में रख दो ना, कुछ इंटरेस्ट भी आपको मिलते रहेगा। तो यही चीज़ें हैं। तो बैंकों का जो रेगुलर का काम है ना, वो चलते रहना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है ना कि इससे क्या हो पाएगा कि गुड एसेट को यहाँ पे बैड वन के साथ जो है मिक्सअप भी किया जाएगा। साथ ही साथ आप देखो कि जो एंटरप्रेन्योर्स का कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट हो पाएगा। यानी कि तो इससे क्या होता है कि कुछ अदर ऑप्शंस भी यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि बैंकरप्सी के लिए, और जो इंसॉल्वेंसी होते हैं ना, यानी कि आप लोग समझो कि बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी कहने का क्या मतलब है। जब कोई भी कंपनी या फिर कोई भी बैंक जो है बहुत ज़्यादा घाटे में चले जाती है, बहुत ज़्यादा कर्जे में चले जाती है, यानी कि जितना उनके पास एसेट नहीं है उससे ज़्यादा उनका डेथ हो चुका है, यानी कि कर्ज हो चुका है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंसॉल्वेंट। लेकिन बैंकरप्ट कहने का मतलब है कि जब वो बैंक या फिर कोई भी कंपनी अपने मुंह से कह दे, यानी कि अपने आप वो डिक्लेयर कर दे कि अब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उस कंपनी को चला सके या फिर उस बैंक को आगे रन करा सके। यानी कि खुद ही जब वो बैंक के कोई भी हेड होते, अगर वो इस तरीके का डिक्लेयर कर देते कि वो बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत से ज़्यादा कर्जे में जा चुके हैं, अब वो आगे जो है फंक्शन नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग बैंकरप्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैंकरप्ट के लिए और जो इंसॉल्वेंसी के लिए जब वो स्ट्रेस में होते हैं, तो उस समय जो है ना उनके लिए दूसरा ऑप्शन भी होगा, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स की कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, अगर उनकी बिजनेस डाउन
डाउन हो रही है तो बैंक उनको कहीं से भी हेल्प नहीं करेगी, एक अलग तरीका होगा उनको हेल्प करने का, तो ये एक बेनिफिट फेज़ में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे कि बेनिफिट होगा होल इकॉनमी को, क्योंकि आप लोग समझो कि इस तरीके की अगर एआरसी कंपनी ना हो तो हम लोग जो है ना, जो डिफ़ॉल्टर होंगे वो तो अपने मन के मुताबिक वो डिफ़ॉल्ट करते जाएंगे, और जो बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी नहीं यहाँ पे निकल कर आएगा। एआरसी कंपनी क्या करती है कि बैंकों का जो पैसा होता है, जो वो लोन के फॉर्म में वो दे देते हैं, उसको वो रिकवर कराने में हेल्प करते हैं। तो एआरसी कंपनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट देती है हमारे इकॉनमी के लिए, ये भी बेटर होता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे लोन को जो है ना मीन्स मन मुताबिक जो है डिफ़ॉल्ट करके बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि जिनकी बिज़नेस घाटे में जाती है, जिनके पास पैसे नहीं है वही सिर्फ डिफ़ॉल्ट करते, अच्छे अच्छे लोग भी डिफ़ॉल्ट करते हैं। जैसे माल्या का एग्जांपल ले लीजिए, उनके सामने उनके इस एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हो कि कितने अच्छे अच्छे लोग भी जो है बैंकों का पैसा को खा के बैठ जाते हैं। तो ये एक गलत बात है, इससे क्या होता है हमारा इकॉनमी ठप पड़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इकॉनमी की बैकबोन है हमारा यहाँ पे बैंक। बैंक हमारे इकॉनमी को बहुत बेटर तरीके से संभालते हैं। आपको पता है कि हर किसी को फेस्टिवल में छुट्टी मिलता है, लेकिन बैंकों में छुट्टी नहीं मिलती है। बैंक हमेशा काम करते हैं, इवन लॉकडाउन में भी आपको पता है कि एक दिन भी बैंकों में छुट्टी नहीं थी। हाँ, अल्टरनेट डेज कर दिया गया था, लेकिन फिर भी बैंक का काम हो रहा था, है कि नहीं? तो बैंक को बंद नहीं किया जा सकता, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स है एआरसी कंपनी का। लेकिन आज के डेट में अगर एआरसी की फंक्शनिंग को लेकर देखें ना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कई बार क्वेश्चन भी अराइज होती है। तो क्या क्या क्वेश्चन अराइज होती है? 2019 का ही आरबीआई का एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, जिसमें ये इंडिकेट किया गया है कि फेयरली जो लो रिकवर है बैंक का एआरसी मॉडल के थ्रू, तो ये 2004 से 18 के बीच में देखने को मिला। यानी कि जो रिकवरी रेट है ना एआरसी के थ्रू, ये बहुत ही कम हुआ है। जिस एक्सपेक्टेशन के थ्रू इस कंपनी को बनाया गया है, जिस एक्सपेक्टेशन के थ्रू ये रखा गया था कि इसका काम होगा, फंक्शन होगा, उस एक्सपेक्टेशन पे ये कंपनी नहीं उतर पाई है। जो मैक्सिमम एवरेज रिकवरी बताया जा रहा है, तो अगर टोटल बैंक क्लेम का अगर परसेंटेज देखें तो सिर्फ 21 ही % है। तो आप क्या समझ सकते हो कि 10 साल पहले का ही ये कहानी है कि टोटल जितना बैंक क्लेम किए थे, तो 100% अगर क्लेम किए हैं तो उसका सिर्फ 21% जो है वो यहाँ पे एआरसी कंपनी रिकवर करके दे रही है। तब से ये देखा जा रहा है कि और ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, और 2018 में तो ये 2.3 तक रीच हो गई है। यानी कि आप समझ सकते हो कि सिर्फ 2.3% तक ये कंपनी काम कर रही है। एडवांटेज जैसा अभी तक आप देख रहे होंगे कि हाँ बहुत अच्छी बात है, इतना जो है ना ये कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो अगर अलग एंगल से आप सोचना चाहो तो ये भी सोच सकते हो कि अगर ये कंपनी इतने अच्छे तरीके से काम कर रही है तो अब तक एनपीए का इशू होना ही नहीं चाहिए था। जो पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक डूबा है वो होना ही नहीं चाहिए था। बहुत सारे बैंक इतने खाटे में चले गए, इतना सारा बैंक जो है आज के डेट में मर्ज होते गया है, हमारे यहाँ नंबर ऑफ बैंक्स को घटा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए था अगर एआरसी अच्छे से काम करता तो। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग बराबर जो है एनपीए की इश्यूज़ को देखते जा रहे हैं, और बैंक की मर्जर की कहानी और बैंक की मर्जर जो है हम लोग देखते आ रहे हैं। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एआरसी अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही है। रीज़न क्या है ऐसा करने का? यानी कि एआरसी मॉडल अगर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना, वो रीज़न समझने का कोशिश कीजिए। एआरसी को पहले ये ज़रूरत था कि वो जितने भी डिस्ट्रेस्ड बिजनेस जो था ना, उसको ये हैंड ओवर करते थे ओरिजिनल प्रोमोटर को, और एक बार जब ये जनरेट हो जाता था, यानी कि इनफ वैल्यू जब ये रिपे करने के लिए यहाँ पे जनरेट हो जाता था, तब ये काम क्या करते थे कि ये हैंड ओवर कर देते थे। यानी कि एआरसी जो है, जितने भी ओरिजिनल प्रोमोटर थे जो उस चीज़ को प्रमोट करते थे, तो उनको वो हैंड ओवर कर देते थे। एआरसी के हाथ में सारा केस नहीं होता था। एआरसी अगर सारा केस को रिजॉल्व करती तो शायद एआरसी अच्छी तरीके से काम कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या था कि एआरसी को जो है ओरिजिनल प्रोमोटर के हाथ में उसको जो है ना हैंड ओवर कर देना होता था, जितना भी डेट को यहाँ पे रीपेमेंट करना होता था। तो काम कौन कर रहा है? ओरिजिनल प्रोमोटर कर रहा है, एआरसी नहीं कर रहा है। एआरसी सिर्फ यहाँ पे जो है लेकर आया, यानी कि वैल्यू को जो रीपेमेंट किया जा रहा है वो वैल्यू को वहाँ पे रीपेमेंट करने के लिए लाया गया है। सेकंड यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एआरसी जो है ना एडिक्वेटली कैपिटलाइज नहीं है। यानी कि बैंकों को जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है कि वो अपने एनपीए को ट्रांसफ़र करे, इसके लिए एआरसी जो है उस तरीके का सक्षम नहीं है, क्योंकि एनपीए आप देखते हो कि 1 लाख 2 लाख में नहीं होता है, कई करोड़ों में होता है। तो उतना करोड़ों को ट्रांसफ़र करने के लिए जो है ना एआरसी के पास उस तरीके का सिस्टम ही नहीं है। तो ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। थर्ड है कि जो एनपीए का वैल्यूएशन है ना, आज की भी डेट में एक कंसर्न है, क्योंकि हमेशा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ओपिनियन का और किस
किसके ऊपर, तो रिकवरी पीरियड का, यानी कि किस तरीके से उसको वैल्यूएट किया जा रहा है, किस तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है और कितने टाइम में रिकवरी किया जाएगा, ये सारी चीज़ें फिक्स नहीं होती है एआरसी के तहत। साथ ही साथ ये डिफ़िकल्ट होता है कि यहाँ पे जो एग्रीगेट लोन है ना वो सारे क्रेडिटर से यहाँ पे दिख सके। इवन जब एक एआरसी को यहाँ पे एनपीए की ज़रूरत होती है पर्टिकुलर बैंक का, तो वो भी यहाँ पे जो है ना सारे क्रेडिटर्स को नहीं दिख पाते। यानी कि कहने का मतलब है कि एआरसी जो है उतनी स्पीड तरीके से जो है सारे लोन को वो ले नहीं पाती है सारे अदर क्रेडिटर से भी। यानी कि यहाँ पे एआरसी के पास क्या बिग चैलेंजेस है कि वो यहाँ पे जो है सही तरीके से और जल्दी तरीके से काम भी नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि जो एआरसी के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने में फ्लेक्सिबिलिटी की भी कमी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी सिंगल पार्टी के द्वारा। रेगुलेटरी एम्बिग्विटी भी है, यानी कि एआरसी के फंक्शनिंग में अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल कहा जा रहा है कि जो 2016 का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया था, इसमें प्रोविज़न था कि जो रिजोल्यूशन प्लान है ना फिनेंशियल इंटिटीज़ के द्वारा इसको सबमिशन करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे एआरसी भी इंक्लूड था। सरफेसी एक्ट जो है ना वो यहाँ पे आपका परमिट नहीं किया गया था कि एआरसी को कि वो इन्वेस्ट करे और कोई भी इक्विटी को फर्म में जो है एक्वायर करे। तो यानी कि आप समझो यहाँ पे कि दो बात हो गई। एक तो यहाँ पे सरफेसी एक्ट हो गया, क्योंकि आपको पता है कि आरबीआई के साथ जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा है एआरसी को, वो सरफेसी एक्ट के थ्रू किया गया है। तो सरफेसी एक्ट में इस तरीके का परमिशन नहीं है एआरसी को कि वो इन्वेस्ट करे। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी कोड में क्या है कि यहाँ पे प्रोविज़न है कि वो रिजोल्यूशन प्लान जो है ना उसको सबमिट कर सकता है। तो ये दोनों तरीके का एक प्रॉब्लम होता है, यानी कि दो बात आ जाती है यहाँ पे निकल के। तो ये सारी कुछ यहाँ पे इश्यूज़ है जिसके कारण एआरसी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें जो एनपीए का वैल्यूएशन गैप है उसको जो है यहाँ पे उसकी जो गैप है ना उसको भरने की ज़रूरत है। एक अच्छा खासा गाइडलाइंस लाने की ज़रूरत है हमें। और साथ ही साथ जो है डिस्ट्रेस्ड लोन सेल्स को यहाँ पे सेटअप करने की ज़रूरत है, यानी कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू यहाँ पे एनपीए वगैरह को बेटर प्राइस में जो है ना फिर से डिस्कवर कर सके। और एक पैनल को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है जो कि सेक्टर स्पेसिफिक मैनेजमेंट फर्म या फिर इंडिविजुअल बेसिस पे होना चाहिए। और एक रिलैक्सेशन होना चाहिए कि कैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नॉर्म्स हो, जिससे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट एंटिटीज़ जो है वो इनकरेज हो और उनकी प्रेजेंस हो इस सेक्टर्स में। क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज़ को अगर हम लोग इंक्लूड करेंगे तो वो शायद बेटर तरीके से काम करेंगे। क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज़ का क्या होता है कि टाइम डिफाइंड होता है, वो पीरियड डिफाइंड करके जो है वो अपना फुल एफिशिएंसी के साथ वो काम करते हैं। बट यही चीज़ें हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कमी देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि एक रिलैक्सेशन होना चाहिए स्ट्रक्चर नॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ये रही पूरी आर्टिकल। इसमें क्या क्या हमने देखा एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहले एआरसी के बारे में देखें, बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर कि कौन कौन सी कमेटी यहाँ पे इंक्लूड है। एआरसी का यहाँ पे कौन सा फर्स्ट एआरसी था, ARCIL, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके क्या रोल है ये भी देखें, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और हमारे कंट्री में अब तक कितनी एआरसी है, तो 24 एआरसी है। इश्यूज़ क्या क्या है ये सारी चीज़ें हमने देखी और वे फॉरवर्ड भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। अब आइए नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ न्यू है यहाँ पे। तो जब भी न्यू स्कीम्स बनाई जाती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो स्वामित्व है, सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म समझिए कि स्वामित्व स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोविज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। मतलब आप समझ गए कि यहाँ पे विलेजेस को सर्वे करना है, जितने भी गांव है उसको सर्वे करना है और मैप करना है, वो भी अच्छे खासे टेक्नोलॉजी के साथ, वो भी विलेज एरिया में। ठीक है। और रिसेंटली इसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है नेशनल पंचायती राज डे के ओकेजन में। तो आप समझ सकते हो कि नेशनल पंचायती राज डे के ओकेजन में इसको लाया गया है, तो इससे कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर होगा। स्वामित्व स्कीम की बात करें तो सबसे पहली है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दो तरीके की स्कीम होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का कहने का मतलब है कि वैसी स्कीम जो कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है और 100% जो फंड दिया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ दिया जाता है। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहने का मतलब है कि सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है और यहाँ पे पार्टिसिपेशन स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। तो जो फंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मिलाकर यहाँ पे होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है। तो ये स्वामित्व स्कीम किसके तहत है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% फंड जो इस स्कीम के लिए दिया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। इसका एम है कि इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन है, वो भी रूरल इंडिया के लिए। यहाँ पे क्या है कि लेटेस्ट ड्रॉन
टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे इसी के नाम में ही था स्वामित्व के कि इम्प्रोविस्ड जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करेंगे, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मेनली इसको जो लैंड प्रॉपर्टी है उससे हम लोग बात कर रहे हैं। आइए आगे आगे भी देखिएगा। रिकॉर्ड ऑफ राइट है, यानी कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है उसको अपडेट किया जाएगा रेवेन्यू और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे गांव में आप देखते हो कि जो भी ज़मीन खरीदते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, बट उनका कई बार आप देखोगे ना कि ऐसा नहीं होता है कि उनको कोई भी तरीके का सर्टिफिकेट दिया जाए या फिर इस तरीके का एक पेपर दिया जाए कि वो हमेशा अपने पास रहे। बहुत कम लोगों को ये दिया जाता है। बहुत सारे लोग जो है ना बातों बातों में पैसे का लेन देन करके जो है ना, गाँव की बात बता रही हूँ, आप शहर में तो इसकी बहुत अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है लैंड का, लेकिन गाँव में आप देखोगे ना कि ये बहुत कम देखने को मिलता है कि लोगों को पेपर वगैरह दिया जाता है कि हाँ आपके नाम पे इतना इतना जो हेक्टेयर ज़मीन आपके नाम पे है, ऐसे है वैसे है। जो भी रूल्स रेगुलेशन होती है उसके तहत जो है गाँव में नहीं चलते हैं। गाँव में आप देखोगे कि बेसिकली लेन देन करके पैसे वगैरह का जो है एक्सचेंज करके वो ज़मीन अपना रख लेते हैं और कुछ समय के बाद जो है वहाँ पे बाउंड्री बना लेते हैं, यानी कि इतनी ज़मीन है तो यहाँ पे जो है दीवार वॉल जो है वो खड़ा कर लेते हैं और इसी से डिफाइंड हो जाता है कि ये जो है चौधरी जी का है, ये शर्मा जी का है, ये आपका वर्मा जी का है। ठीक है, तो इससे डिस्प्यूट भी बहुत ज़्यादा निकल कर आता था। यानी कि ज़मीन का जो यहाँ पे आप कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा निकल के आता है। लोग हमेशा परेशान हो जाते हैं क्योंकि आप देखोगे कि दो ज़मीन ऐसे हैं, ये बहुत ही आम सी बात है। आप लोग भी अपने, अगर आप लोग की गांव में ज़मीन है तो उसको आपने रियलाइज़ किया होगा। तो ये दो ज़मीन है, ये वर्मा जी का है, ये शर्मा जी का है। जब यहाँ पे शर्मा जी अपनी वॉल खड़ा करते हैं बाउंड्री करने के लिए कि इतना इनका ज़मीन है, तो वो क्या करते हैं ना कि यहाँ पे शर्मा जी है, ये वर्मा जी है, तो वर्मा जी क्या करते हैं कि शर्मा जी की थोड़ी सी ज़मीन ले लेते हैं और यहाँ पे अपनी वॉल खड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे शर्मा जी को लग गया गुस्सा, वो यहाँ पे झड़प उठते हैं वर्मा जी के ऊपर। अब इन दोनों में हमेशा तू तू मैं होते रहेगा कि इन्होंने मेरा ज़मीन ले लिया, इन्होंने मेरा ज़मीन ले लिया, तो ये चीज़ें अक्सर होती रहती है। अब यहाँ पे अगर शर्मा जी के पास पेपर होता और उसमें डिफाइंड होता कि उनकी कितनी हेक्टेयर ऑफ लैंड है, तो वो क्या करते कि वर्मा जी को कभी हिम्मत होता कि शर्मा जी के ज़मीन में 2 ईंट भी ज़्यादा लगा दे, तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इशू निकल कर आता है ग्रामीण क्षेत्र में। इसी को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए, और साथ ही साथ इसको ख़त्म तो करना ही है और इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म तो करना ही है, इसके साथ साथ और भी ज़्यादा एम्पावर करने के लिए लोगों को जो है इस तरीके का यहाँ पे स्वामित्व स्कीम लाया गया है। इसमें क्या है कि एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। जैसे आप लोग देखते हो कि पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बहुत सारे कार्ड हैं, तो इसमें अब प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। जिसका भी प्रॉपर्टी ओनर है, जिसकी भी ज़मीन है, उनको अब प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। अब उस प्रॉपर्टी कार्ड से वो आगे क्या कर सकेंगे देखते हैं आगे। यहाँ पे एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे मिनिस्ट्री साथ आए। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये जो आपका स्वामित्व स्कीम लाया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लाया गया है। बहुत ही डिफरेंट होता है, तो कभी कभी मिनिस्ट्री पूछ लेते हैं डायरेक्टली। साथ ही नोडल मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम है और यही है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट है, स्टेट रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है, सर्वे ऑफ इंडिया है। तो सर्वे ऑफ इंडिया जो कि टेक्नोलॉजी पार्टनर है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ज़मीन को अच्छे तरीके से मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके का 2 ईंट जो है ना वर्मा जी शर्मा जी के खेत में या फिर ज़मीन में नहीं लगा पाएंगे, इसलिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। एक्यूरेट मेजरमेंट होगा हर किसी के लैंड का और उनको यहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। ये सर्वे ऑफ इंडिया है। व्हाट इज़ सर्वे ऑफ इंडिया, थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर देख लीजिए। ये एक नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है हमारे कंट्री का, जो कि किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको 1767 में सेटअप किया गया था। ये सबसे पुरानी हमारे यहाँ के साइंटिफिक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। यहाँ पे ये लीडरशिप रोल प्ले करती है कि कैसे यूज़र्स को जो है यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव रियलेबल क्वालिटी जियो स्पेशल डेटा प्रोवाइड करना है। यानी कि यहाँ पे जो हमारे अर्थ का जो डेटा प्रोवाइड करना है, अर्थ की इमेजेस प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे कहा जाता है कि जियो स्पेशल डेटा इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस यहाँ पे जो भी प्रोवाइड करना है, वो यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया जो है अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो यहाँ पे काम करते हैं। फाइन, अब की कंपोनेंट देख लेते हैं क्या क्या रखा गया इस स्कीम के अंदर। तो सबसे पहला है यहाँ पे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ CORS नेटवर्क। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन है, एक तरीके का नेटवर्क ऑफ रेफरेंस स्टेशन है, जो कि यहाँ पे ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट को इस्टेब्लिश करने में सपोर्ट करेगी। एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसमें कि एक एक्यूरेट आपको जियो रेफरेंसिंग होगा, ग्राउंड रूटिंग होगी और डिमार्केशन होगा लैंड का। यानी कि ड्रोन के द्वारा जो है यहाँ पे एक्यूरेट देखा जाएगा कि कितना ज़मीन है, किसका कितना ज़मीन है, और उसको सही तरीके से मेजरमेंट वगैरह भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये काम चलते रहेगा और इसके लिए एक स्टेशन बनाया गया है जिसको कि यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन कहा जा रहा है।
सेकंड है कि यहाँ पे लार्ज स्केल मैपिंग होगा ड्रोन को इस्तेमाल करके। ड्रोन को इस्तेमाल करेंगे जिसमें कैमरा होता है, तो हाई रेजोल्यूशन का यहाँ पे कैमरा होगा जिससे कि क्लियरली दिखेगा और साथ ही एक्यूरेट मैप होगा, यानी कि बिल्कुल भी 1 इंच आधा इंच भी जो है ना कोई किसी के ज़मीन में जो है अपना पैर नहीं पसार सकते। तो इस तरीके का एक्यूरेसी यहाँ पे जो लिया जाएगा वो ड्रोन के थ्रू लिया जाएगा। थर्ड है कि इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, यानी कि लोगों को यहाँ पे जो है अवेयरनेस प्रोग्राम होगा। लोगों को अब बताया जाएगा कि अब आपको जो है ज़मीन के लिए कोई भी तरीके की दिक्कत सहने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है ना ये आपका ज़मीन के लिए आपको रजिस्टर कराया जाएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड भी दिया जाएगा। कई बार तो आप ऐसे भी देखते होंगे ना कि जो पैसे का लेन देन होता था, तो बहुत बार जो है ना कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे भी जो है ना इस तरीके का करप्शन किया जाता था कि लोगों का ज़मीन जो है ना रातों रात हड़प लिया जाता था और उनको बेदखल कर दिया जाता था। इट मीन्स कि उनका पैसा भी ले लिया गया, ज़मीन भी ले लिया गया। तो ये सारी चीज़ें ना गाँव में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस तरीके का एक अच्छा प्रोग्राम लाया गया है। साथ ही यहाँ पे जो स्पेशल प्लानिंग एप्लीकेशन है, यानी कि जो ग्राम यहाँ पे मानचित्र है, ग्राम मानचित्र है, उसको यहाँ पे इन्हांस किया जाएगा। जैसे आप लोग देखते हो ना एटलस वगैरह मैप आप लोग पढ़ते हो, तो उसमें बहुत सारे मैप होते हैं, तो उस मैप के बुक को हम लोग एटलस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मानचित्र, हिंदी में मैप को क्या बोलते हैं, मानचित्र कहते हैं। तो ग्राम का भी मैप यहाँ पे तैयार होगा और बेटर तरीके से हम लोग जो है तैयार कर पाएंगे यहाँ पे। और मैप अगर तैयार होगा तो फिर ग्राम पंचायत जो डेवलपमेंट प्लान होता है ना, इसको प्लान करने में आसानी होगा। जब आपके पास डेटा होगा, जब आपके पास मैप होता है, यानी कि आप लोग देखो कि जब कोई भी आप लोग फैक्ट्स फिगर पढ़ते हो, मैप के सहारे पढ़ते हो, तो आप लोग जो है ना सही तरीके से एक एक्यूरेसी लेकर आते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी होगी कि एक मैपिंग होगा, यानी कि सही तरीके से ज़मीनों की एक मेजरमेंट होगी, साथ ही साथ जो है एक अच्छा खासा इमेज होगा हाई रेजोल्यूशन का। तो इससे जो यहाँ पे ग्राम पंचायत में जो प्लान बनते हैं, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान कहते हैं, तो उसमें यहाँ पे प्रिपरेशन में और ज़्यादा सपोर्ट हो पाएगा। ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी और यहाँ पे एक रिपोर्टिंग डैशबोर्ड होगा, यानी कि यहाँ पे सारे काम ऑनलाइन भी किया जाएगा और साथ ही साथ प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट भी होगा। इस स्कीम को जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा ना, तो रेगुलर डिपार्टमेंटल मैकेनिज्म के द्वारा किया जाएगा, जिसको कि प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा असिस्ट भी किया जाएगा नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी। तो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन आप देख सकते हो। कवरेज क्या है, तो पहले पायलट बेसिस है। पायलट बेसिस अगेन मैं कह रही हूँ कि एक स्पेसिफिक जगह को लेकर होता है, देखा जाएगा वहाँ पे कुछ महीनों के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा और अगर वहाँ पे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है तो इसको पूरा पैन इंडिया में, यानी कि ऑल ओवर द इंडिया में इसको जो है इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। तो पायलट बेसिस में भी कहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2020-21 में 1 साल का रखा गया है कि पहले 6 स्टेट को यहाँ पे जो है चूज़ किया गया है। तो व्हाट आर दोस्त, ये है हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी एंड उत्तराखंड। तो ये 6 स्टेट पहले ऐसे हैं जिसमें कि इस तरीके के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और यहाँ पे 1 लाख विलेजेस को कवर किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे जो CORS नेटवर्क इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा वो भी 2 स्टेट में। तो कौन कौन सा है, ये पंजाब और राजस्थान है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग देखो लैंड की रजिस्ट्रेशन वगैरह सही से होगी। उसके बाद देखिए इस स्कीम का एम है कि यहाँ पे 6.62 लाख विलेजेस को कवर करना है, वो भी यहाँ पे 2023-24 तक। तो अभी क्या है कि 6 स्टेट को जो यहाँ पे कवर किया जा रहा है उससे टोटल 1 लाख विलेजेस कवर होंगे, लेकिन हमारा इस स्कीम का एम कितना है, तो 6.62 लाख विलेजेस को कवर करना है। फाइन, तो ये सारी तो इसके कॉम्पोनेंट थे। अब इससे देखते हैं कि बेनिफिशरी क्या होगा, यानी कि बेनिफिशियल, यानी कि इससे बेनिफिट क्या होगा, ठीक है, इस स्कीम का लाने का मतलब क्या है और इससे क्या क्या लोगों को यहाँ पे बेनिफिट होगा। सबसे पहला है कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, यानी कि आपकी ज़मीन है और आप सोचो कि रातों रात जो है आपका ज़मीन कोई हड़प सकता है, कोई छीन सकता है, आपकी ज़मीन को आधा कर सकता है। आपने 1 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी है, उसको आधा हेक्टेयर बना सकता है। इस तरीके की इनसिक्योरिटी लेकर आप जी रहे हो, लेकिन आपको ये चीज़ दे दिया जाए कि नहीं, आपके पास अब जब आपने जितनी भी पैसे में खरीदे हो, आपका 1 हेक्टेयर का ज़मीन सिर्फ आप ही का है, उसमें कोई भी जो है किसी भी तरीके का करप्शन नहीं हो सकता, किसी भी तरीके का जो है झोल नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप कितना सिक्योरिटी के साथ जियोगे, आपको लगेगा कि नहीं आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो बिल्कुल सही है। तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसको कह रहे हैं एक रिकॉर्ड ऑफ राइट, यानी कि आपको अपना हक यहाँ पे मिलेगा रिकॉर्ड कराने का कि आपने इतने ज़मीन को खरीदा है, तो आप उसका रिकॉर्ड आपके पास जो है पूरी तरीके से रहेगा। साथ ही यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स को भी कलेक्ट करने में काफ़ी सहूलियत होगा। ज़मीनों से क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, तो सरकार को भी जो है ना इस तरीके की रेवेन्यू नहीं मिल पाती है, प्रॉपर्टी टैक्स एक्यूरेट नहीं मिल पाता है, क्योंकि सरकार के पास जो है ना लैंड जो आप देखोगे कि ज़मीन का जो है ना प्रॉपर तरीके से डेटा नहीं है। इसलिए आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, जिन्होंने अपना लैंड रिकॉर्ड को ऑनलाइन रखना स्टार्ट किया। उससे क्या होगा कि अगर वो लैंड रिकॉर्ड को ऑनलाइन रखेंगे तो सरकार के पास पूरी तरीके से डेटा होगी कि कितने लोगों के पास कितना ज़मीन है और उसके हिसाब से उनका कॉर्पोरेट टैक्स कितना आ रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स कितना आ रहा है, सॉरी,
कॉर्पोरेट नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स कितना आ रहा है, तो उससे सरकार को यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसीलिए अब धीरे धीरे क्या है ना कि सारे स्टेट इस स्टेप पे आ रहे हैं कि वो जितने भी यहाँ पे लैंड है ना उसको ऑनलाइन रिकॉर्ड में डाल रहे हैं। तो यही चीज़ें है कि यहाँ पे अब क्या होगा कि सरकार के पास प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा आएगा। जब सरकार के पास रिकॉर्ड रहेगा कि इतनी ज़मीन इनके पास है, इतनी ज़मीन इनके पास है, तो फिर उनको कितना प्रॉपर्टी टैक्स देना है उस हिसाब से जो है प्रॉपर्टी टैक्स उनको मिलेगा। 2018 की इकोनॉमिक सर्वे में ये एस्टिमेट लगाया गया था कि सिर्फ 19% जो यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स है ना वो यहाँ पे ग्राम पंचायत के द्वारा यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है। तो कितना लेस है आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। लैंड को मार्केटेबल भी बनाया जा सकता है, यानी कि अब ये जो प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा इससे क्या है ना कि लैंड पार्सल का लिक्विडिटी आपका इंक्रीज़ हो गया। यानी कि अब क्या है कि जब लोन लेने जाते हो तो आप जो है अपनी ज़मीन का कागजात वगैरह रखते हो, तो अब क्या है कि आपको इस तरीके का लैंड जो आपका प्रॉपर्टी जो आपका कार्ड है वो भी आप रख सकते हो, यानी कि एक तरीके का लिक्विडिटी हो गया। आप इसको रख कर जो है किसी से पैसे भी ले सकते हो, बैंकों से लोन वगैरह भी ले सकते हो, है कि नहीं। तो ये एक मार्केटेबल हो गया। साथ ही साथ प्रॉपर्टी रिलेटेड जो डिस्प्यूट और जो लीगल केसेस थे वो तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे कम होगा, ठीक है, जो मैं अभी स्टार्टिंग में आपको समझाई। साथ ही यहाँ पे क्वालिटी जो जीपीडीपी का है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसकी क्वालिटी अब बढ़ पाएगी, जो कि अभी मैं समझाई कि कैसे बढ़ पाएगी। कि यहाँ पे आप लोग देखो कि अगर एक्यूरेट डेटा होगा, अगर एक्यूरेट यहाँ पे मेजरमेंट होगा, आपका मैपिंग होगा, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे प्लान करने में किस तरीके से ग्राम पंचायत को डेवलप करना है उसके लिए जो यहाँ पे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान लाया जाता है ना उसमें बेटर तरीके से काम हो पाएगा। और साथ ही यहाँ पे जो है मदद भी मिलेगा, यानी कि एक्यूरेट जो लैंड रिकॉर्ड होगा इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगी, कंपनसेशन जो वर्क है ना वो ईजी हो पाएगा कोई किसी भी डिजास्टर अफेक्टेड एरिया में। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप देखो कि बेनिफिट है। पोटेंशियल इशू क्या अराइज हो सकता है, यानी कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे आ सकती है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहला है कि रिलक्टेंस इन कम्युनिटी, यानी कि लैंड और जो बाउंड्रीज है ना वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक हो जाती है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए। ग्रामीण क्या किसी भी क्षेत्र के लोगों के लिए आप देखोगे कि ये लैंड और बाउंड्रीज जो है ना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशूज़ होता है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो सारे लोग जो है सारा काम छोड़ के इसी के पीछे भाग पड़ते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे उनको इस तरीके के पॉलिसी रिफॉर्म में जो है पार्टिसिपेट करने में कहीं ना कहीं डिस्करेज करेगा। देखिए लोगों को अगर जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको अगर समझ में आ रहा है कि इस स्कीम से कितना फ़ायदा है, प्रॉपर्टी जो आपको कार्ड मिलेगा उससे किस तरीके का बेनिफिट होगा, तो लोगों को समझाना होगा। क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी वो किसी चीज़ को समझ पाते हैं और उस चीज़ को जो है अडॉप्ट भी कर पाते हैं। जैसे आप देखो कि टॉयलेट बनाने की जो बात की जा रही थी स्वच्छ भारत अभियान के तहत, तो हर एक गाँव जो है ना लोगों को जाकर उनको बताना पड़ा कि उनके घर में टॉयलेट बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, महिलाओं की सेफ्टी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो जब समझ में आया तो लोग उनको जो है टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करा रहे थे, ओपन डेफिकेशन बंद करा रहे हैं, लोग जो है इसके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी नहीं करा रहे। वो क्या कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है उसको कुछ गलत काम में वो इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, या फिर सरकार के द्वारा कहीं कहीं टॉयलेट अगर खड़ा भी कर दिया जा रहा है तो उसको वो स्टोर रूम बना रहे हैं, गोडाउन बना रहे हैं, इसी तरीके का काम हो रहा है। तो मेन क्या है ना कि लोगों को पहले अवेयर करने का ज़रूरत है। लोग समझेंगे कि इससे उनको फ़ायदा क्या होगा ना, तभी वो इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। तो वही चीज़ें है कि कम्युनिटी में पहले ये जो पॉलिसी रिफॉर्म लाया जा रहा है इसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने में उनको प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही जो वल्नरेबल पीपल्स है उनकी एक्सक्लूजन हो सकती है, जैसे दलित है, विमेन है, टेनेंट फार्मर्स होते हैं जो छोटे छोटे किसी और के खेत में जाकर काम करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो मे भी यहाँ पे जो है ज़मीन वगैरह लेने में वो बाहर रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उन लोग की लाइफ थोड़ी कष्ट होती है, वीकर सेक्शन हम लोग कहते हैं, तो उन लोगों के पास इस तरीके का प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो ये बहुत लेजिटिमेट हो जाएगा कि वो इस चीज़ को क्लेम कर सके। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइज हो सकता है इस तरीके के वल्नरेबल सेक्शन में। साथ ही फंक्शनल जो मार्केट है ना रूरल एरिया में उसकी कमी है, यानी कि यहाँ पे ज़मीन को एज ए मार्केटेबल कोलैटरल जैसा यूज़ करना ना ये आपको कमी देखने को मिलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम निकल कर आ सकता है। वैसे ज़्यादा ह्यूज प्रॉब्लम तो है नहीं, कोई मेजर प्रॉब्लम है नहीं, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हो तो सकता ही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलिसी आया हो और उसको सही तरीके से 100% इम्प्लीमेंट हो गया होगा, कभी नहीं होता है। कोई ना कोई पॉलिसी ज़रूर अराइज होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ एक्सपेक्टेड इश्यूज़, लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे 6 महीने के बाद 1 साल के बाद ही हम लोग इसमें जो है ना जो एक्चुअली जो इश्यूज़ अराइज होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, अब 1 साल तक कहीं नहीं हिलने वाले हो, तो मैं इसको ज़रूर आप लोग के साथ जो है ना डिस्कस करूँगी। आप लोग देखोगे कि क्या क्या इश्यूज़ अराइज हो रहे हैं स्वामित्व स्कीम से, ठीक है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि कम्युनिटी को इंगेज करना है, इट मीन्स कि अवेयरनेस उनके ऊपर स्प्रेड करना है, ऊपर नहीं अंदर अवेयरनेस स्प्रेड करना, उनको बताना है
कि इस तरीके का अगर सरकार स्कीम ला रही है, पहले तो उनको यही नहीं पता होता है कि सरकार के द्वारा इस तरीके का स्कीम भी लाया जाता है। तो अगर लाया जा रहा है तो उनको घर घर जाकर उनको बताना होगा, उनको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा, बार बार उनको समझाना होगा कि इससे उनके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ सकती है। साथ ही यहाँ पे जो मोस्ट वल्नरेबल पीपल्स है, जो कि ज़मीन नहीं खरीद पाते हैं, तो उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सेफ गार्ड उनके लिए रखना होगा। साथ ही ग्रेवियंस रिट्रेसल सिस्टम रखने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि इससे जो है ना, लोग अपना फीडबैक दे पाएंगे, जिनको भी प्रॉब्लम होगा इस प्रॉपर्टी कार्ड के थ्रू, या फिर अगर उनको प्रॉपर्टी कार्ड में कहीं लोन नहीं मिल रहा है, वो उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, या फिर लैंड रिकॉर्ड में उनको कहीं ना कहीं इशू अराइज हो रहा है, उनको अगर ड्रोन की मैपिंग में कहीं भी उनको क्वेश्चन मार्क है, तो वो यहाँ पे ग्रीवियंस रिट्रेसल सिस्टम में अपनी बातों को रख सकते हैं। साथ ही मार्केट को यहाँ पे वर्क के जैसा अनेबल करना है, यानी स्टेट को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना चाहिए जो भी लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी प्रोसीजर है, तो उनको और ज़्यादा सिंपल करना चाहिए, जिससे कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हो और ट्रांजैक्शन यहाँ पे इंकरेज हो सके ये सारे एरिया में। तो लोगों की कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना है, क्योंकि लोग की कॉन्फिडेंस ही हाथ में लेनी है। सरकार को काम क्या करना होता है, जो सरकार बार बार जीत के आती है। अब आप बिहार में देखो, नीतीश जी जो है बार बार जीत के आ गए, चौथी बार जो है लगातार जीत के आ गए, और 7वीं बार वो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं बिहार के। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों का कॉन्फिडेंस उन्होंने जीता है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो काम करना है यहाँ पे। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि इस तरीके का जो लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज करने की बात की जा रही है, ये एक फाउंडेशनल स्टेप्स है, जिसमें कि हम लोग री इमेज कर पाएंगे जो हमारा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जो टूटा फूटा था वो सही से हो पाएगा। और इस स्कीम से क्या होगा कि एक अच्छा खासा दूर तक हम लोग चलेंगे, जिससे कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यहाँ पे बन पाएगी, इंडिपेंडेंस हो पाएगा लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन में, जो कि ग्राम पंचायत है। तो इनमें भी कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंस निकल कर आएगा, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग की एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या क्या यहाँ पे स्टडी किया। स्वामित्व स्कीम है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। क्यों लाया गया, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भी यहाँ पे आपका एफर्ट्स लगाया जा रहा है, तो ये क्या है इसके बारे में हमने देखा। की कंपोनेंट हमने देखा, फिर बेनिफिट्स क्या क्या है इसके बारे में देखा, क्या क्या इशूज राइज हो सकती है वो सारे पॉइंट्स देखे, वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए, और लास्टली कंक्लूजन। तो बहुत ही अच्छी आर्टिकल थी, शानदार आर्टिकल थी, इसको ध्यान से देखिएगा। तो आज के लिए इतनी ही रखते हैं। अगर आपको लेसन अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और आगे भी जुड़े रहिएगा। थैंक यू।